जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित ये वीडियो जीवन प्रबंधन चैनल से अपलोड कर रहा हूँ। किसी अन्य चैनल को इसे अपलोड करने का अधिकार नहीं है। फेसबुक पे आप शेयर कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अपनी व्यक्तिगत समस्याएं आप इस चैनल के कमेंट में कर सकते हैं। किसी भी वीडियो के कमेंट में उन्हें लिख दीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि वो सामने ना आए तो मैं वो कमेंट ओके नहीं करूँगा। कमेंट प्रत्येक तभी आपके सामने आता है जब मैं उसको ओपन करता हूँ, यानी उसको अप्रूव करता हूँ। तो आप लिख दीजिए कि पहले लिखिए पहली लाइन में कि सर प्लीज़ डोंट अप्रूव इट, तो मैं अप्रूव नहीं करूँगा, पढ़ लूँगा पूरा। जवाब देने के लिए अपना नाम बता दीजिए, किस नाम से जवाब दूँ, क्योंकि बिना अप्रूव किए हुए कमेंट में जवाब देने का प्रोविज़न नहीं होता। कुछ का तो जवाब मैं वीडियो बना के देता हूँ, वहाँ तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन कुछ का वहीं जवाब दे दिया जाता है। तो आप लिख दीजिए कि मेरा नाम ये, जो भी आप लिखें कि सर इस नाम से जवाब दीजिए, तो मैं वो नाम लिख के आपको जवाब दे दूँगा, या वो नाम बोल के जवाब दे दूँगा। तो आप लोग बहुत बार पूछते रहे मुझसे कि सर आप ओशो के बारे में कुछ कहिए। मैं थिंकर्स को समय समय पर कोट करता हूँ, महापुरुषों को समय समय पर कोट करता हूँ। ओशो निस्संदेह एक बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन विचारधाराएं ज़रूरी नहीं कि सभी विद्वानों की विचारधाराओं से मैं सहमत हूँ। ईश्वर ने मस्तिष्क थोड़ा सा छोटा मोटा मुझे भी दे रखा है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं वैसे ही सोचूं जैसे ओशो सोचते हैं। देखिए, मुख्य बात यह है कि एक ज़माना था कि ओशो से लोग इतने प्रभावित थे, तब इन्हें आचार्य रजनीश कहा जाता था। विनोद खन्ना, जिनकी अभी अभी मृत्यु हुई है, इन्होंने पूरी एक्टिंग वैक्टिंग सब छोड़ के और ये आचार्य रजनीश के आश्रम में चले गए थे, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए थे वगैरह। बहुत लोगों ने ओशो का आश्रम, एक समय आया कि ये बहुत ही फ्लॉप हो गए, लोगों ने बिल्कुल नकार दिया। फिर ये ओशो के नए अवतार में सामने आए, अपना थोड़ा मैनरिज्म बदला। मैनरिज्म का मतलब होता है तौर तरीका, बोलने चालने का ढंग। देखिए, मैं उनके बहुत सारे विचारों से काफ़ी प्रभावित हूँ, लेकिन ना तो मैं उनके ढंग से योग कर सकता हूँ, ना ध्यान कर सकता हूँ। वो वासनाओं को पूरी तरह अपनाने पे बल देते हैं। मैंने पूरा पढ़ा उन्हें, इसलिए मुझे कोई संदेह नहीं है कि ओशो को मैंने पढ़ा नहीं है। ज़्यादातर आम आदमी ओशो से एक ही बात से अट्रैक्ट होता है, संभोग से समाधि तक। संभोग उसे पसंद है, बेसिक इंस्टिंक्ट है, काम वासना, तो वो सोचता है कि संभोग से समाधि तक पहुंच जाएगा। इसका थीम नहीं समझता कि इसका अर्थ क्या है। लेकिन कुल मिलाकर ओशो वासनाओं को पूरी तरह अ, खुली छूट देने में विश्वास करते हैं। अब इस पर कोई तर्क की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी बात, जो लोग नहीं मानते, तो वो ओशो को माने, मुझे कोई समस्या नहीं। वो बहुत बड़े महापुरुष हैं, मेरी तुलना में तो हज़ारों गुने हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके आगे। लेकिन मानना ना मानना मेरी अपनी इच्छा है। किसी को मैं मानूँ या ना मानूँ, इसके बारे में मेरी पूरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। क्योंकि आप लोगों ने कई बार कहा, तो मैं बता रहा हूँ कि मैं आदर्श तो नहीं मानता उन्हें। वासनाओं को अगर हम पूरा करते रहें, कब तक पूरा करोगे? आप सेक्स को पूरा करने के लिए सारे प्रयास कर लीजिए, आप अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं? आप लेजिटिमेट इलेजिटिमेट पार्टनर के साथ दिन में 4 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार सेक्स करेंगे, मर जाएंगे इसी तरह करते करते। वासना समाप्त नहीं होगी कभी, इसकी कोई सीमा नहीं है। आपके शरीर में शक्ति है तो आप 10-15 बार सेक्स कर लेंगे दिन में, नहीं है तो आप जी जान लगा के 4-5 बार कर लेंगे, और भी नहीं है तो तरसते रहेंगे। आप सोचें कि इससे कोई ब्रह्म की प्राप्ति हो रही है आपको, तो नहीं होगी। नो डाउट सेक्स का चरम आनंद जो होता है, ऑर्गेज्म, उस वक्त की प्राप्ति ब्रह्मानंद जैसी प्राप्ति लगती है, बट दैट इज नॉट दैट ब्रह्मानंद। जिसको वो अनुभव नहीं हुआ है, जिसने कभी भगवान के निकट पहुंचने का प्रयास नहीं किया है, तो उसी को समझ लेता है। सिंपल सी बात यह है कि हम जो देखते हैं, अगर हम थोड़े से में संतुष्ट हो जाते हैं तो हम समझते हैं कि यही चरम है। ओशो ने बहुत ऊंची बातें कही हैं, बहुत गहरी बातें कही हैं, हर एक के समझ में आने वाली नहीं है। लेकिन एक आम आदमी सीधे एक बात से बहुत प्रभावित हो जाता है कि वासनाओं की तृप्ति करते रहिए, वासनाओं को दबाओ मत। दबाओगे तो और उभर के आएंगी। नहीं, मेरा मानना ये बिल्कुल नहीं है। मैं समझता हूँ बहुत सारी वासनाओं को ध्यान ही न दिया जाए तो वो दब जाती हैं। दब नहीं जाती, समाप्त हो जाती हैं, अगर ध्यान ही न दिया जाए। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, सोहम। मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। ये हमारा पुराना विचार भी है दर्शन का।
तो जब मैं ब्रह्म हूँ, मैं शरीर हूँ ही नहीं, तो मैं इस पंच ज्ञानेंद्रिय के वासनाओं में क्यों आऊं? मुझे कोई छूने का, स्पर्श करने का, गंध का, रस का, स्वाद का, स्पर्श का, वगैरह वगैरह, सुनने का, इन सब का लालच क्यों हो? हमने नए नए शब्द गढ़ लिए। अच्छा संगीत लगे तो उसे हम ऑडियो गाज्म कहने लगे, जैसे कि ऑर्गाज्म हो, यानी सेक्स का चरम आनंद जो है, तो हम संगीत को भी सेक्स के चरम आनंद से जोड़ने लगे। ये ऐसी ही विचारधारा है। अच्छा स्वाद आया, ब्रह्मानंद की प्राप्ति उसमें भी अनुभव करने लगे, तो टेस्ट गाज्म उसका नाम रख दिया। ये एक्चुअली मैं ओशो को पीछे छोड़ के चल रहा हूँ। अब मैं ओशो की बात नहीं कर रहा, इसलिए मैं जो भी कहूँ तो वो ओशो से ना जोड़ी जाए। उनका चिंतन एक्चुअली बहुत गहरा है, लेकिन आम आदमी चूंकि उसको दूसरे रूप में लेता है, उसको सेक्सुअल थिंकिंग के रूप में लेता है, इसलिए मैं उनकी बातों को स्वीकार नहीं करता। सभी बातों को नहीं करता, कुछ बातों को मैं करता हूँ, बहुत दिल से पसंद किया है मैंने, और तमाम मैंने उनके पेजेस लाइक कर रखे हैं। हाँ, यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूँ, आजकल एक बात और चल रही है। ओशो जैसी आवाज़ बनाकर, ओशो की फ़ोटो यूट्यूब पर लगाकर अपने चैनल पर तमाम लोग ओशो की गलत सलत बातें, ओशो के नाम पर गलत सलत बातें प्रचारित कर रहे हैं, और युवा वर्ग भ्रमित हो रहा है। उसके बहुत ही अजीब टाइटल्स होते हैं, उनको देख के आकर्षित मत होइए। वो ओशो के नहीं हैं, वो विचारधाराएं ओशो की नहीं। मैंने पूरा ओशो साहित्य पढ़ा है, मेरे पास है, कोई भी चीज़ मैंने नहीं छोड़ी है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, मन से पढ़ा है। अगर मैं उन्हें पसंद ना करता तो मन से नहीं पढ़ता, लेकिन मैं उनकी कुछ चीज़ों को मानता नहीं हूँ, ये बात मैं बार बार कहूँगा। तो इस तरह के टाइटल्स में मत आइए कि औरतें अपने को सेक्सी क्यों दिखाना चाहती हैं, और से औरतें ब्रा क्यों पहनती हैं, औरतें कैसे काबू में करें औरतों को। ऐसे टाइटल से वीडियो मैंने देखे हैं, यूट्यूब पर बने हुए हैं, और मैंने देखा कि वो ओशो की असली आवाज़ नहीं है। मैं उनकी युवावस्था से लेकर बाद तक की आवाज़ को मैं पहचानता हूँ। मैं ऑडियो फाइल हूँ। ऑडियो फाइल का मतलब जैसे संगीत का बहुत गहरा ज्ञान होता है, मुझे बजाना नहीं आता, गाना नहीं आता, सुनना आता है। मैं ध्वनि समझ सकता हूँ। अगर आप मुझसे एक बार फ़ोन पे बात करते हैं, 10 साल भी बात भी बात करेंगे, अगर आपका नाम मेरे ज़हन में बैठा हुआ है, तो मैं आपको पहचान लूँगा। मैं खूब जानता हूँ कि वो ओशो की आवाज़ नहीं है, झूठी आवाज़ें हैं, और उन्होंने ऐसा कर रखा है। उनके छलावे में झूठे मत आइए। अगर पढ़ना है तो ओशो के ही प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किताबें जो हैं, उन किताबों को पढ़िए। आजकल यूट्यूब चैनल का कोई भरोसा नहीं रह गया है, वेबसाइट्स का कोई भरोसा नहीं रह गया कि वो क्या प्रकाशित करते हैं। किताब में पन्ने जोड़ना आसान नहीं है, लेकिन इन सब जगह बहुत ही ज़्यादा पायरेसी चल रही है। तो अब ओशो के से अलग हटकर मैं चल रहा हूँ। वासनाओं को जब हम दबाते हैं तो उभरती हैं। जब सवाल ये उठता है उन पर ध्यान ही ना दें। दबाने का मतलब है कि वासना उभर कर आ रही है। एक पुरुष होने के नाते अगर मैं एक स्त्री को देखता हूँ और उसको देखकर मुझे वो अच्छी लगती है, तो कोई बुराई नहीं। उसको देखकर मुझे सेक्सी लगती है, तो भी बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि यौन आकर्षण कर रही है, वो उसका कोई इरादा नहीं है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मुझे यौन रूप से आकर्षित करती हुई प्रतीत हो रही है, उसके अंगों से मैं आकर्षित हो रहा हूँ, तो ये प्राकृतिक है। ये जो है 4 बेसिक इंस्टिंक्ट में से एक चीज़ है। लेकिन अगर मैं उसको स्त्री सोचूं ही नहीं कि ये स्त्री है, उसके अंग विशेष हैं, कुछ मुझसे अलग हैं, उसके अंग विशेष हैं, मुझे उसकी ओर आकर्षित होना चाहिए, अगर मैं ये सोचूं ही नहीं, तो मुझे आकर्षित नहीं करेगी। अब एक तरीका तो ये हुआ कि मैं आंख बंद कर लूं, गांधी जी का बंदर बन जाऊं। मैं उनमें विश्वास नहीं करता। मैं गांधी जी का बंदर बन जाऊं, मैं आंखें बंद कर लूं, बुरा मत देखो, तो बुरा तो नहीं है। एक सुंदर स्त्री है, सौंदर्य ईश्वर ने दिया हुआ है, और वो यौन आकर्षण करने वाली स्त्री भी है, उससे आकर्षित भी हो सकते हैं। तो मैं आंखें क्यों बंद कर लूं? संसार है, दुनिया में जो दिख रहा है मैं देख रहा हूं। प्रश्न उठता, मैं उसको इग्नोर भी नहीं कर रहा, मैं उसके भाव को इग्नोर कर रहा हूं कि वो स्त्री है। ये ना सोच के मैं सोचता हूं वो एक व्यक्ति है। अगर वो एक व्यक्ति है, तो क्या मुझे सारे व्यक्ति यौन आकर्षित करते हैं? क्या सारे सुंदर व्यक्ति यौन आकर्षित करते हैं? अगर मेरे सामने स्त्री के रूप में मेरी माता या मेरी बहन हो, तो क्या तब भी मैं यही भाव करूंगा? क्योंकि शरीर तो उनके भी है। तो क्या तब भी मेरे मन में ये भाव पैदा होगा? अगर होता है तो पशु प्रवृत्ति हुई, लेकिन नहीं होता। क्यों? एग्जैक्टली वो स्थिति है। मैं किसी स्त्री को बहन कहूं या ना कहूं, बेटी कहूं या ना कहूं, लेकिन अगर मैं इस बात को इग्नोर करता हूं कि वो स्त्री है, उसके स्त्रीत्व को इग्नोर करता हूं, स्त्रीत्व से उठने वाले अपने मन के अंदर के भावों को इग्नोर करता हूं, तो मुझे कोई वासना दबाने की आवश्यकता नहीं है। वासना किस चिड़िया का नाम है? वासना पैदा ही नहीं होगी।
और ये मैं तब बता रहा हूँ कि मैं का मतलब कर्ता, कोई भी, मैं की जगह आप अपने को रख लीजिए। कर्ता यानी कि जो व्यक्ति सोच रहा है, थिंकिंग करने वाला, कि वो व्यक्ति जो करता है वो, एक मिनट स्क्रीन बंद करूं थोड़ा, हाँ, कि वो जो व्यक्ति है जो करता है, जो सोच रहा है, वो अपने भाव को दबा नहीं रहा है, भाव को पैदा ही नहीं होने दे रहा है। इनफैक्ट मनोविज्ञान पढ़ने से ये बातें समझ में आती हैं कि भाव पैदा होता है किन्हीं ड्राइव से। हमारी आंखों में एक चीज़ बसी हुई है, हम बचपन से एक चीज़ देखते आए हैं कि हमें कुछ बातें आकर्षित करती हैं। मैं यहाँ केवल अभी वही बात पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ, यौन भावना पर, सेक्स पर। हमें कुछ बातें सेक्सी लगती हैं, यानी कि उनसे हमारा शारीरिक उत्तेजन होता है। और ये मैं पुरुष के तौर पे कह रहा हूँ, मुझे स्त्री होने का कोई अनुभव नहीं है, ना मैं रहा कभी। ऐसा तो है नहीं कि कोई पुरुष ये कहे कि वो कुछ समय तक स्त्री रहा था, छोड़ के इक्का दुक्का एग्जाम्पल के। तो मुझे स्त्री शरीर का और स्त्री मन का कोई अनुभव नहीं है। तो मैं पुरुष की बात करूंगा कि स्त्री को देखकर पुरुष के मन में क्या आता है, ये बात मैं भली भांति जानता हूँ। तो इसलिए मैं इसकी बात फिलहाल कर रहा हूँ। स्त्री की बात जब मैं करूंगा तो अपने अनुभव के आधार पर नहीं, परानुभव के आधार पर करूंगा, जो मुझसे बहुत सारी केस स्टडीज़ में बहुत सारी लड़कियों ने जो बातें शेयर की हैं, कि उनके मन की बात उन्होंने शेयर की है, तब मैं चर्चा करूंगा शायद किसी और वीडियो में। तो जब स्त्री को एक पुरुष देखता है तो कर्ता साक्षी भाव से अगर देखता है, उससे बात करता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वासना पैदा ही नहीं होती। मैंने अनुभव किया है कि हमें हग करने में भी, आलिंगन करने में भी कोई वासना नहीं पैदा होती। बात वही है कुल मिला के, जब हमें अपनी बहन को आलिंगन करने में कोई वासना पैदा नहीं होती तो दूसरे को देखकर ही क्यों पैदा होने लगती है। हमारा मन कहता है कि नो, शी इज़ नॉट योर सिस्टर, शी इज़ नॉट योर मदर। तो ये हमारा मन सजेस्ट करता है। मन तो शातिर है, ये इड है, मैंने आपको बताया है पिछले वीडियोस में, ये इड है। और ये हमारा लस्टी सेल्फ है, लस्टफुल सेल्फ, रादर लस्टफुल सेल्फ है। इसके अंदर लिबिडो है, जो कि एक ये वासना जन्य है। इस वासना को कंट्रोल करने की जरूरत है ही नहीं। अगर हम उस रूप में सोचें ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहिए कि सोचना होता ही नहीं, वो तो यूं ही हो जाता है। आप लोगों से कुछ ये भी कहेंगे कि आपकी तो उम्र हो गई इसलिए आपको ऐसा नहीं लगता। ऐसा कुछ नहीं होता, पुरुष में उम्र नहीं होती। पुरुष का टेस्टोस्टेरोन लेवल बराबर बरकरार रहता है, जिसका जितना उसका रहा है। उसका ये हार्मोन समाप्त नहीं होता, ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं है। मेनोपॉज नहीं होता पुरुष का। आजकल एक ये भी थीम चलती है कि मेनोपॉज पुरुषों का भी, उन्हें वितृष्णा हो जाती कभी कभी सेक्स से, तो बात अलग है कि उनका इच्छा पैदा नहीं होती या शरीर नहीं साथ देता, तो वो अलग बात है, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा। मैं एक नॉर्मल हेल्दी स्ट्रेट मेल की बात कर रहा हूँ, जो स्त्री को देखकर आकर्षित होता है, होना चाहिए भी, प्रकृति ने बनाया है, होता है। लेकिन वासना में कन्वर्ट करना उस आकर्षण को जरूरी नहीं है। आकर्षित होना बहुत अच्छी बात है। किसी ने पूछा मैं कैसी लगती हूँ, पुरुष कह सकता है कि तुम बहुत अच्छी लगती हो। अगर अगली कहती है कि तो किस रूप में अच्छी लगती हूँ, तो जरूरी नहीं कि आप रिश्ता बखाने, आवश्यक नहीं कि आप कहें कि जैसे अभी एक लड़के ने लिखा था, अब तो क्लास फेलोज को भी बहन कहने का मन करता है। जरूरी नहीं है बहन कहने की बात है, कोई आवश्यक नहीं है। नॉर्मल रहिए, रिश्ता मत बांधिए। बहन, प्रेमिका, पत्नी, माँ या कुछ भी रिश्ता मत बनाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। एक मित्र के तौर पर आप रह सकते हैं, और मित्र के तौर पर रहते हुए सेक्सुअली अट्रैक्ट हुए बिना रह सकते हैं। स्पर्श हो जाने पर भी सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं पैदा होता अगर आप किसी को उसके सेल्फ के रूप में देखते हैं। अगर हम किसी स्त्री को, किसी लड़की को उसके आत्म के रूप में देखते हैं, उसके सेल्फ के रूप में देखते हैं, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर सोचो, चिंतन करो, वो भी एक व्यक्ति है, उसकी तरफ से देखो, उसके शरीर में अपनी आत्मा डाल के देखो, कल्पना करके देखो। वो जब घर से बाहर निकल रही है, तो मैं उनकी शिकारी औरतों की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, कि जो शिकार करने के लिए निकलती हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। आप एक नॉर्मल लड़की की बात सोचिए, नॉर्मल लड़की की बात करिए। जब वो घर से निकल रही, तो क्या इसलिए निकल रही कि वो किसी को आकर्षित करे, उसे सजना संवरना अच्छा लगता है इसलिए कि वो अच्छी लगे? सबको अधिकार है अच्छे लगने का, हमें भी अधिकार है, पुरुषों को भी हम अच्छे लगें, हम लगने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी होता है किसी को सेक्सुअली अट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी को हॉन्ट कर रहे हैं, किसी को जो है आकर्षित करके अपने जाल में फंसा लेना, डोरे डालना जैसे शब्द चलते हैं, इसके लिए नहीं। लेकिन पुरुष मानसिकता ये है, कोई लड़की अगर सुंदर लग रही तो वो डोरे डाल रही है,
वो सेक्सुअली अट्रैक्ट कर रही है। शिकारी औरतें करती हैं ऐसा। एक लड़की ने एक बार लिखा, अभी 2-3 साल पहले की बात है, मैंने पूरे क्लास को दिखाया था जिस समय मैसेज आ रहा था। उसने व्हाट्सएप किया कि मुझे आपसे मिलना है। तो मैंने नॉर्मल मैसेज जवाब दिया। क्लास चल रहा था, मैंने एक टेम्पलेट होता है जिसमें लिखा होता है ये एड्रेस है फलाना, कॉपी पेस्ट रहता है, खट से भेज दिया। उसने लिखा कि मुझे आपसे आज ही मिलना है। तो खैर मैंने जवाब नहीं दिया। फिर आया कि आप मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहते। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैसेज आए जा रहे थे। तो अल्टीमेटली उसने कहा अब भी नहीं मिलना चाहते। तो फ़ोन सामने रखा था, मुझे देखा कि अब भी नहीं मिलना चाहते। तो मैंने कहा अब भी का क्या मतलब है। मैंने देखा, व्हाट्सएप खोला तो उसने अपनी 3-4 फोटो भेज रखी थी, बड़ी आकर्षक सी, सेक्सी सी काफ़ी। तो मैंने क्लास में दिखाया, मैंने देखो कैसे कैसे लोग करते हैं इस तरह की बातें। तो मैंने लिखा उसको, डू यू, मैं तो हमने क्लास में कहा देखो सोशल रिसर्च कर रहे हैं, तुम लोग भी देखो। मैंने कहा डू यू नो मी? यस सर आई नो यू। हैव यू सीन मी? यस सर आई हैव सीन यू। यानी पता भी है, देखा भी है। तो हमने ये नहीं लिखा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें डूब मरना चाहिए, फलाना ढिमाका, ऐसा कुछ नहीं लिखा। हमने कहा आई एम सॉरी, these things are not related to me. Please don't try to influence me with your photographs, etc. If you are ISPCS aspirant, then you can visit at this and this time. वही 5 PM का टाइम, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। 5 PM पर वो आई, क्वेरी टाइम में आई। मैंने उसको कुछ समझाया, कुछ बातें बताई, क्वेरी बताई, तैयारी भी कर रही थी वो। मैंने कहा ये सब अच्छी बात नहीं है, समझाया। फिर उसको मैंने, मुझे अच्छे से याद है, प्रदीप के जो कवि प्रदीप हैं, प्रदीप के भजनों की जो है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, उसमें जो प्रदीप ने गाया है उसका एक सीडी थी, वो मैंने उसको दी। मैंने कहा इसको सुनो जाके, ध्यान से सुनो जाके, कुछ मन सोचो, चिंतन सोचो, मेरी तुम्हारी उम्र में कितना फ़र्क है, तुमने मुझे इस तरह आकर्षित करने का प्रयास किया है, गलत है। अल्टीमेटली वो इतनी ज़्यादा वो हो गई बिल्कुल, और वो क्षमा मांग के पैर छू के गई, कहने लगी कि सर मेरे मेरे इरादे कुछ और थे, और अब शायद मैं ये कभी भी ऐसी बात नहीं कर पाऊंगी किसी से। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा कभी करना भी नहीं। बात यह है ना कि आप अगर उस रूप में देखेंगे, आपको लगेगा कि मेरी इस उम्र में मुझे कौन घास डालने वाला है, और मुझे एक लड़की अपनी फ़ोटो भेज रही है और मुझे आकर्षित कर रही है। अभी भी होता है, यूट्यूब पे जब से मैं आया हूँ, अभी भी कई लोग जो हैं, कई लड़कियां इस तरह से मुझे कांटेक्ट करती थीं, जब उन्होंने देख लिया कि मैं इस प्रकार से उनको समझा देता हूँ, और उनको कभी नाराज़ नहीं होता, लेकिन उनको समझा देता हूँ कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो अब वो अपने रास्ते पे आ गई। और मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा है कि वो, काफ़ी है नहीं, हमारे व्यूअर्स में नहीं है, कमेंट नहीं करती, लेकिन उन्होंने व्हाट्सएप वगैरह किए हुए हैं इस प्रकार से अट्रैक्ट करने के लिए। इट इज़ जस्ट फिशिंग, फिशिंग है ये, जो फंसाने के स्कैम्स होते हैं ना, उस तरह का फिशिंग। क्योंकि हमारी उम्र का व्यक्ति बड़े आसानी से प्रभावित इस बात से हो सकता है कि अब मेरी लाइफ में क्या रखा है, मुझे कौन मिलने वाला है, और ऐसे में अगर कोई ब्यूटीफुल गर्ल मुझे मिल रही है तो इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए क्या होगी। मेरे लिए तो एक मेडल हो गया कंधे पर लगाने के लिए, एक ये, एक ये, एक ये। जैसे लोग शिकार करके जो है वो सिर टांग लेते हैं कि ये हिरन का सिर टंगा है, ये फलाने का सिर टंगा हुआ है, तो मेरे लिए तो मेडल हो जाएंगे। बट ये गलत है, टोटली इट इज़ रॉन्ग। अनएथिकल तो है ही, आपको सबको पता है कि अनएथिकल है। तो जो समझदार हैं वो कभी ऐसा नहीं करते। तो अगर हम ड्राइव्स को फील ना करें नेचुरल वे में, देखो मैं दोनों में अंतर कर रहा हूँ। ओशो दबाने की बात नहीं करते, निकालने की बात करते हैं। हमारी संस्कृति दबाने की बात करती है, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। ना दबाओ उन चीज़ों को, ना तो ये कि वासनाओं को दबा दिया। आप देखते हैं पिछले वीडियोस मैंने कई बार कहा है कि मास्टरबेशन इज़ नॉट बैड। अगर आप ऐसी कुछ चीज़ें करते हैं, इट इज़ नॉट बैड। वासनाएं निकल जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। प्रैक्टिकली नहीं निकली, आपने सेक्स नहीं किया, लेकिन आपने सेक्स की जैसी एक एक्टिविटी करके अपने को संतुष्ट कर लिया। चलो ठीक है, यंग में होता है, ऐसा करना ही बेहतर है, बजाय इसके कि उसके लिए आप उसके लिए तलाशते फिरें कहीं ना कहीं, वो ठीक नहीं है। तो अगर सपोज करो कि अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता है, जो ये महसूस करता है कि उससे बहुत सेक्सुअल अट्रैक्शंस हो रहे हैं, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए। आप लोग लिखते हो, लड़के लिखते हैं कई बार कि सच ये डिज़ायर दबाए नहीं दबती। ऊपर से आप ओशो भी पढ़ते हो, ओशो के फेक वीडियोस भी देखते हो, शायद वो पता नहीं किसके वीडियोस हैं, फेक हैं सारे। या अगर रियल भी पढ़ते हो तो आपको लगता है संभोग से ही समाधि उत्पन्न होती है, फिर आप उस काम के लिए ढूंढने लगते हो पार्टनर, और उस पार्टनर को ढूंढ के आप उस समाधि की ओर अग्रसर होना चाहते हैं जो समाधि कभी मिलनी नहीं है। तो ये सब गलत बात है। मुख्य बात यह है कि हम आकर्षण अनुभव ना करें, इसके लिए ज़रूरी है कि अगले को हम व्यक्ति समझें, सेक्सुअल ऑब्जेक्ट ना समझें। एक टाइम में, तुम्हारी उम्र में, जिस उम्र के तुम लोग हो,
कि 14-15 साल से लेके और जो एक 25-30, 25-26 साल तक की उम्र के बीच में आकर्षण इतना प्रबल होता है। एक लड़के ने एक बार बताया कि वो केवल पेंसिल से स्केच ड्रॉ करके और उससे इतना उत्तेजित हो जाता है, किसी लड़की का स्केच ड्रॉ करता है और उससे उत्तेजना महसूस करता है। उसे कोई फ़ोटो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उसी से उत्तेजित हो जाता है वो। और अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स में ज़बरदस्त उत्तेजना महसूस करता है और उस महसूस करने के बाद वो जब तक अपनी पार्टनर जो भी उसकी है, उसके साथ में वो एक्टिविटीज़ नहीं परफ़ॉर्म कर लेता, तब तक उसे चैन नहीं आता। ऐसा होता है, लेकिन अगर आप बचना चाहते हैं इन चीज़ों से, तो एक ही बात है, सप्रेस मत करिए, निकालिए भी मत उस तरह से जैसे ओशो कहते हैं। लेकिन उसके लिए आप एक ही काम करें कि एक ब्यूटी को अनुभव करना सीखिए, सौंदर्य को अनुभव करना सीखिए, सौंदर्य को खा जाना मत सीखिए। ये मैं कई वीडियोज़ में कहता हूँ कि सौंदर्य को अपना लेना, उसको झपट लेना, उसको क्रश कर देना, वो मत सोचिए। सुंदर है, सोच के खुश हो जाइए। लड़कों में एक हैबिट होती है, सुबह से निकले घर से, आपस में बात करते हैं तो कई बार कहते हैं कि आज का दिन सार्थक हो गया, एक ऐसी लड़की देख ली। इसी पर एक गाना भी बना था, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा वगैरह वगैरह, आपको ध्यान ही होगा, 1942 लव स्टोरी। तो उसमें ये सब था। दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। एक्टिंग भी बहुत अच्छी की गई है उसके अंदर और उपमाएं बड़ी अच्छी दी गई हैं। ऐसा ही लगता है। वही सब वायलिन बजने लगते हैं शाहरुख खान वाले और वही सब होता है। तुझ में रब दिखता है, ये भी होने लगता है, सब कुछ होता है। कुछ कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है। तो ऐसे में क्या होता है, वो तो एक प्रेम है, एक लव है। मैं सेक्स की बात कर रहा हूँ आज इस वीडियो में, लव की बात नहीं कर रहा, मैं सेक्स की बात कर रहा हूँ। सेक्स टेम्परेरी होता है, जिसमें सेक्सुअल डिजायर पैदा होती है, उसको हम पूरा करने में जुट जाते हैं, ये होता है। तो इसलिए ओशो को फॉलो मत करिए इस मामले में। ओशो का ध्यान एक अलग प्रकार का ध्यान है। वो ध्यान दूसरा है, वासनाओं को निकालने वाला ध्यान है, जोर शोर से उनको पूरा करने का ध्यान है। अगर तुम जोर शोर से पूरा करने में लग जाओगे, लोग उनके आश्रम में चले गए ये सोच के वहां तो फ्री सेक्स होगा, वहां तो बड़े आराम जिससे चाहे चले जाएं। एक लेखिका हैं, हंस में लिखती हैं, उनके पुरुष मित्र हैं, जो बॉयफ्रेंड कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो भी लिखते हैं। मैं उनके पेज पर रहा हूँ। बड़े सुंदर विचार हैं उनके, बहुत ही ब्यूटीफुल विचार हैं, ओशोवादी हैं, काफ़ी मानती हैं। तो वो लिखती हैं कई बार कि लोग मुझे ये समझते हैं कि मैं ओशो में विश्वास करती हूँ तो इसका मतलब मैं फ्रीली सेक्सुअली सभी के लिए अवेलेबल हूँ। लोग ऐसा गलतफहमी में रहते हैं। लोग सोचते थे कि ओशो के आश्रम में भर्ती हो जाएंगे जाके, तो वहां पर चारों ओर साम्राज्य छाया होगा, जो परियां स्वर्ग में मिलती हैं वही परियां यहाँ मिलेंगी, विदेशी स्त्रियां, विदेशी लड़कियां, जिससे चाहेंगे उससे सेक्स करेंगे, और ये सारी बातें सोच के लोग गए। इंसान इतना नीच है स्वभाव से कि केवल जो है अपनी चार वासनाएं सोचता है, भूख, प्यास, नींद और सेक्स। इसके अलावा सोचता ही नहीं है, ऊपर उठने की नहीं सोचता। ऊपर उठना ये है। देखिए, दो तरह के त्याग करने वाले लोग हैं, दोबारा दोहरा रहा हूं ये बात, एक बार और कही है मैंने, ये परमहंस योगानंद जी की कही हुई बात है कि कुछ लोग तो होते हैं जो लस्ट वासनाओं के लिए इतना बड़ा साम्राज्य, स्वर्ग का राज्य छोड़ देते हैं, जिसको बाइबल में कहा गया स्वर्ग का राज्य। स्वर्ग का राज्य छोड़ देते हैं कुछ लोग, ये तो बड़े भारी त्याग करने वाले। और कुछ लोग होते हैं कि जो स्वर्ग पाने के लिए, यानी कि ईश्वर का सानिध्य पाने के लिए, ईश्वर की नजदीकी पाने के लिए ये संसार छोड़ देते हैं। तो योगी तो बहुत छोटा सा त्याग करने वाला है वो, क्योंकि उसने संसार छोड़ा। संसार छोटा है या स्वर्ग का साम्राज्य? तो जो सांसारिक प्राणी है वो तो स्वर्ग को छोड़े बैठा है, ईश्वर को छोड़े बैठा है। ईश्वर बड़ा है कि मनुष्य? ईश्वर बड़ा है। तो ईश्वर को हमने छोड़ दिया किसके लिए? मनुष्य पाने के लिए, यानी दूसरे पार्टनर को पाने के लिए। तो हम तो बड़े भारी त्याग करने वाले हुए। तो परमहंस जी कहते हैं कि छोटा त्याग करो, इतना बड़ा त्याग करने की क्या जरूरत है? ईश्वर क्यों छोड़े दे रहे हो भाई? छोटा त्याग करो ना, मनुष्य को त्याग करो। तो त्याग करने का मतलब यहाँ केवल इतना है, आप सबको प्यार करें, जो आपके रिश्ते हैं उन्हें प्यार करें, रिश्तों को निभाएं। पति पत्नी है तो प्यार करें एक दूसरे को। लेकिन जो पूरी दुनिया में सेक्स ही नजर आता है खाली, ऐसे भाव को छोड़ें। लालच नजर आता है, धन, केवल केवल पैसा। देखो, दो तरह की फीलिंग्स हैं, एक मार्क्सवादी हैं और एक फ्राइडवादी हैं। फ्राइड वाले तो सब सेक्स सोचते हैं, मार्क्स वाले केवल धन सोचते हैं, एवरीथिंग मनी, मनी सोचते हैं। ये संसार पूरा धन और सेक्स से भरा पड़ा है। तो धन और सेक्स से जब भरा पड़ा है तो उसके बाद इंसान चैन में कभी नहीं होता। कमा लेता है काफ़ी कुछ। मेरे एक ऑफिसर साथी थे, वो कहते थे आज मैंने 5वीं गर्लफ्रेंड, आज 6वीं गर्लफ्रेंड। तो किसी ने कहा बड़ी तरक्की हो रही है। मैंने धीरे से उनसे कहा कि तरक्की नहीं, ये पतन है। तो कहने लगे कि आप सही कहते हैं। ये बार बार कहते रहे, वो फ़ोन कर कर के मुझसे कहते रहे। आदत नहीं गई उनकी, नो डाउट, लेकिन वो मुझे फ़ोन करके कहते थे कि कभी तो जाएगी सर, आपकी बात मुझे याद ज़रूर आती है कि ये पतन है, तरक्की नहीं है।
ये पतन है। पत्नी को हवा न लगे और फिर भी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स बनी रहें, ये उनकी कला थी। इस लस्ट में वो सेक्सुअल डिसीज से पीड़ित हो गए, जगह जगह इलाज कराते फिरते थे, लोग उनसे घृणा करते थे, उन्हें पास नहीं फटकने देते। उनको लगता था, लोगों को लगता था कि कोई फैलने वाली बीमारी ना हो कि जो पास बैठने से भी लग जाए। इतने ज़्यादा बदनाम हो गए थे विभाग में, ऐसे थे। तो ऐसे लोग हैं बहुत सारे। तो ओशो को मानने का मतलब सेक्स को मानना नहीं है। ओशो को समझने के लिए ओशो की पुस्तक पढ़नी जरूरी है, वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, पुस्तकें पढ़नी जरूरी। अभी फिलहाल जो लोग सिविल की तैयारी कर रहे हैं या किसी बड़े लक्ष्य में लगे हैं, तो मैं मना करूंगा कि ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। कोई आवश्यकता नहीं है पढ़ने की, क्योंकि वो दर्शन अभी आपकी समझ में नहीं आएगा। आप अभी, बहुत लोगों ने अभी सेक्स और प्रेम की मिलीजुली दशा प्राप्त नहीं की है। अगर वो विवाहित नहीं है तो, और उनको प्रेम भी नहीं हुआ है कहीं, और केवल सेक्स उपलब्ध है उन्हें और उसी को भोग कर रहे हैं, तो आगे भविष्य जो होने वाला है वो तो होने वाला है ही। मैं कई बार क्लास में हार्मोन पढ़ाते हुए और कुछ चीज़ें पढ़ाते हुए भी एथिकल प्रीचिंग भी कर देता हूँ। सोचो उस लड़की की क्या स्थिति हुई होगी जिसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव था और जिसके प्रेमी का बी नेगेटिव था, या कोई सा नेगेटिव था, आरएच नेगेटिव फैक्टर था। एक बार गर्भ ठहर चुका था और उस गर्भ ठहरने में गर्भपात करा दिया गया था। अब उसकी शादी हो गई। जब गर्भ ठहरा तो उसके बाद डॉक्टर ने जब चेक किया, उसके हस्बैंड का भी ब्लड ग्रुप बाय द वे आरएच नेगेटिव था। तो डॉक्टर ने जब चेक किया तो डॉक्टर ने बड़े आराम से कहा कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होती, सेकंड प्रेगनेंसी में जान को खतरा पैदा हो सकता है। तो ये तो आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है। अब लड़की के दिल पर जो है क्या बीती कि सेकंड है, इसी में तो खतरा है। लड़की के लिए वो सेकंड प्रेगनेंसी है और लड़की के हस्बैंड के लिए तो वो फर्स्ट है। तो लड़की चोरी से वो एंटीजन का इंजेक्शन लगवाने के लिए डॉक्टर के पास पहुंचती है कि डॉक्टर साहब मेरा एक पहले अबॉर्शन हो चुका है और बाय द वे वो जो मेरा बॉयफ्रेंड था वो भी जो है वो बी नेगेटिव था। एथिकल प्रॉब्लम्स पैदा हो रही कि नहीं? अब ये बात खुल गई बाद में, उन दोनों के बीच में क्या तनाव हुए, संतान पर कितना बुरा प्रभाव पड़ा, क्या हुआ, ये आप सोच सकते हैं। ये तमाम अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो आप लोग कर रहे हो, जितनी कर रहे हो, ये आगे चल के अभी पता लगने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। आप लोग जब पेरेंट्स बनोगे तो आपके बच्चे आपसे नफरत करेंगे। जब आपके एक्स की इतिहास सामने आएगा, पत्नी को हवा नहीं लगने दोगे, पति को हवा नहीं लगने दोगी, लेकिन बच्चों को जिस दिन कुछ भी पता चल गया, अब ये सोचो ऐसे बच्चों को भी नहीं लगने देंगे हवा। तमाम बातें पता लग जाती हैं। बच्चे ज़्यादा ही शार्प होते हैं, बच्चे बड़ी जल्दी जान जाते हैं। और जब ये बातें पता चलती है, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इसी चैनल पर कि पति पत्नी के एक्स, तो समझिए कि कितनी जीवन में आगे की कठिनाइयों के बीज बो रहे हैं। ऊपर से आप लोग ओशो को गलत ढंग से इंटरप्रेट करके और केवल सेक्स को सोचने में लगे हुए हैं कि शायद इसी से समाधान हो जाएगा। सारी जो वो है समाधि इसी से प्राप्त हो जाएगी। समाधि ईश्वर से प्राप्त होती है, सेक्स से नहीं। सेंसरी ऑर्गन्स, याद रखिए मेरी बात। और मैं क्या हूँ? मैं तो किसी का लाउड स्पीकर हूँ खाली। जो बातें मैं पढ़ता हूँ तमाम थिंकर्स से, तमाम महापुरुषों से, तमाम परम ज्ञानियों से आपको दे देता हूँ, पोस्टमैन का काम करता हूँ। तो जो बातें युक्तेश्वर जी ने कही हैं, परमहंस योगानंद जी के गुरु ने, उन्होंने जो कही है मैं आपको दे देता हूँ। कई बातें महाअवतार बाबा जी ने कही हैं जो उनके गुरु के गुरु हैं। लाहिड़ी महाशय की बातें हैं, उन्होंने कही हुई हैं जो उनके गुरु के गुरु हैं। तो इन सब की बातें पढ़ते हुए, सुनते हुए, मनन चिंतन करते हुए मेरा तुरंत मन करता है कि मैं ये सब बातें अपनी संतानों को प्रदान कर दूं। दो प्रकार की संतानें हैं। बायोलॉजिकल संतानें, वो तो दो पुत्र हैं मेरे। लेकिन एक संतानें मेरी सोशल मीडिया की संतानें हैं, जो मेरे युवा पुत्र पुत्रियां हैं, जिनको मैं उसी दृष्टि से देखता हूँ, उसी निगाह से देखता हूँ, उसी तरह मानता हूँ, उसी तरह उनके लिए चिंतित रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि वो बातें मैं दे दूँ जो बातें प्रायः उनके माता पिता उनको नहीं दे पा रहे हैं, किन्हीं कारणों से। जनरेशन गैप है, समझदारी का अभाव है, समझाना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। एक पेरेंट्स और सन्स के बीच में, डॉटर्स के बीच में एक हॉस्टिलिटी भी पैदा हो जाती है जनरेशन गैप की, शायद इस कारण से हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें मैं आपको देता रहूँ। तो वही बात है
याद रखिए, मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो इसलिए शरीर के कष्टों को और शरीर के सुखों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ठीक है, शरीर के कष्ट हैं, इलाज कराइए, बीमारी हो दवा कराइए, एंटीबायोटिक खाइए, कुछ भी करिए, लेकिन शरीर के सुखों में डूब के मत रह जाइए। वो सुख आपको आकर्षित ही नहीं करेगा, विश्वास करिए। आपके सामने आप तमाम चीज़ों में बिलीव करते हैं, तो उन बातों में नहीं बिलीव करते कि जब महापुरुषों के लिए कहा जाता है कि उनके सामने एक वेश्या आ गई और उसने कहा कि ऐसा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप बहुत सुंदर हैं और काश आप मेरी माँ होती तो मैं भी इतना ही सुंदर होता। ऐसी कुछ बात आती है? मैं भूल जाता हूँ किसके साथ जुड़ा हुआ कहानी है, किस्सा है ये, लेकिन फिलहाल कोई महापुरुष ही हैं जिनके साथ ये बात जुड़ी हुई है। तो स्त्री का शरीर आवश्यक नहीं है कि हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण हो, उतना हमें आकर्षित करे, या जिसको देख के हम एकदम से परेशान हो उठें और अपना भूल जाएं कि हम क्या हैं। आखिर मेरा भी कोई अस्तित्व है। मैंने एक लिखा है, लड़कियां भाव क्यों खाती हैं, एक वीडियो है दूसरे चैनल पर, बीटीपी यूपी पर। तो उसमें लिखा हुआ है, ऐसी बहुत सारी बातें मैंने बताई हैं पहले उसी चैनल पे। तो ये आप लोगों को गलत फहमी है एक्चुअली, कि जो आप सोचते हैं कि मुझे, मेरे जीवन की सार्थकता इसी में है कि जब मेरे जीवन में इतनी सारी लड़कियां हों, ये सब। ये पूरा वीडियो पुरुष ओरिएंटेड रहा है नॉर्मली, तो इसलिए इस रूप में लीजिए कि आगे गर्ल्स की और विमेन की बात भी की जाएगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।